मैं रिक्वेस्ट करूंगा निशान सिंह जी को कि वो आए और अपना संबोधन करें। तालियों की गड़गड़ाहट जरा जोर से होनी चाहिए, जोरदार तालियां। सरदार निशान सिंह जी। आज इस बहुत भव्य समागम में हमारे बीच में मौजूद प्रदेश के बहुत ही ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री चौधरी मनोहर लाल खट्टर साहब, हमारे बीच में मौजूद हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय चौधरी दुष्यंत चौटाला जी, आदर के योग कैबिनेट मंत्री चौधरी देवेंद्र सिंह बबली जी, आदर के योग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैडम सुनीता दुग्गल जी, हमारे बीच में मौजूद फतेहाबाद के विधायक आदरणीय चौधरी दूड़ाराम जी, हमारे बीच में मौजूद रतिया के विधायक श्री लक्ष्मण नापा जी, आदर के योग शमशेर खरकड़ा जी, हमारे जननायक जनता पार्टी के जिला फतेहाबाद के प्रधान श्री सुरेंद्र लेगा जी, फतेहाबाद जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री बलदेव सिंह गुरुआ जी, मांचा सीन, सभी सम्मानित साथीगण जितने भी हमारे सामने मौजूद हैं, जगह जगह से आए हुए मेरे बहुत ही आदर के योग भाइयों और बहनों, आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, उप मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। मैं उनको खुशामदीद कहता हूं, उनका वेलकम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और आपकी भारी भीड़ आज उनका संबोधन सुन करके जाएगी और मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत आशा है कि टोहाना क्षेत्र के लिए आज वो पूरी तरह से हरियाणा सरकार का जो खजाना है वो टोहाना के विकास के लिए खोल कर जाने का काम करेंगे। दोस्तों, हमारे बीच में आज भारत के महान योद्धा सुभाष चंद्र जी बोस को नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। और वो योद्धा जिनकी वजह से आज हम लोग आजाद भारत में सिर्फ खुली हवा में सांस नहीं ले रहे, उनकी वजह से, उनके बलिदानों की वजह से, उन जैसे और सैकड़ों हजारों बलिदानियों की वजह से आज भारत पूरी दुनिया में आज अग्रणी स्टेज पर है। मैं उनको नमन करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। जो सोच उनकी थी उस सोच को हम भी बनाने का काम करें, हम की उन सोच का अनुसरण करें, हमारे भारत को आगे ले जाने का काम करें, सेल्फिशनेस छोड़ करके उन जैसे बलिदानियों का अनुसरण करने का काम करें। दोस्तों, मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि काफी समय लग चुका, मुख्यमंत्री जी के और भी कार्यक्रम हैं। मैं तो फिर से उनको यहाँ उनके आगमन पर, उनके और श्री दुष्यंत चौटाला जी के आगमन पर उनको खुशामदीद कहते हुए, उनका वेलकम और स्वागत करते हुए उम्मीद करता हूं कि उनकी जो सोच है उस सोच को लेकर के बहुत ऐसे समय भी आए, कोरोना काल, किसान आंदोलन, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें रही, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा प्रगति के पथ पर उनके नेतृत्व में अग्रसर रहा और आगे उम्मीद करता हूं कि उनके नेतृत्व में हरियाणा और बहुत तरक्की करेगा, सभी वर्गों को लाभ होगा उनके नेतृत्व का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों से धन्यवाद करें सरदार निशान सिंह जी का। अब मैं आमंत्रित करूंगा सांसद महोदया को कि वो आए और हमारे बीच में अपना वक्तव्य रखें। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सांसद महोदया जी का। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, उनके साथ ही डिप्टी सीएम आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट में मंत्री हमारे भाई जिन्होंने आज इतना सुंदर रौनक मेला यहां पर लगाया है, भाई देवेंद्र बबली जी, फतेहाबाद के विधायक भाई दूड़ाराम जी, रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा जी, जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जो कि अभी अपना उद्बोधन आप लोगों के समक्ष रख के गए, भाई निशान सिंह जी,
हमारी भारतीय जनता पार्टी के फतेहाबाद जिला के अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा जी, जन नायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र लेघा जी, डॉक्टर वीरेंद्र सिवाज जी, मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, जिला प्रशासन, प्यारे भाइयों, छायाकार बंधुओं और मेरा भाई, मेरा बेटा बल्कि सलमान अली, जिसने इतने सुंदर प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष दी। जोरदार ताली एक बार आप सलमान अली के लिए बजाएं। तो आज हम सब यहां पर नेताजी की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे भाई देवेंद्र बबली जी पिछले 15 सालों से इस दिन को चुनकर ये मधुर मिलन का कार्यक्रम करते हैं। तो मैं तहे दिल से उनको साधुवाद देती हूं कि उन्होंने इतना अच्छा दिन चुना है भाईचारे के लिए, क्योंकि नेताजी जो हैं वो भी भाईचारे के बहुत बड़े प्रतीक थे। ऐसे समय में जब हमारा देश गुलाम था, ऐसे समय में कि जब हमारे देश को इस तरह के विचार के इंसान की जरूरत थी, तब उन्होंने हमारे भारत का झंडा बुलंद किया और आजाद हिंद फौज बनाई। आप ये देखिए कि वो एक सेनापति थे, एक वीर सैनिक थे, एक नेता थे और एक ऐसी शख्सियत थे कि जो बाहर के देशों में जाकर उनके नेताओं को भी प्रभावित कर सकती थी। मुझे नहीं लगता कि शायद उनके सिवा कोई भी ऐसा इंसान है कि जो फौजी भी था और नेता भी था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो एक फौजी भी थे और नेता भी थे। जो नहीं तो नेता होते हैं वो नेता ही होते हैं। और बल्कि उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पहले के जो बहुत पहले, आप लोगों को पता ही है, पहले की पार्टी के जो नेता थे कई, वो तो ये कहते कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें बर्बादी दूंगा। तो ऐसे हमारे नेताजी थे जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाया और उनके जो बातें हैं अगर वो अपने जीवन में हम अब उतार लें तो मुझे लगता है कि हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। तो हमें अन्याय भी नहीं सहना और गलत के साथ समझौता भी नहीं करना। और जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वो आगे बढ़ते हैं और जो उधार की ताकत वाले होते हैं वो घायल हो जाते हैं। ये सब बातें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय में कही थी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे देश को, पूरे हरियाणा प्रदेश को एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के पूरे हरियाणा में जिस तरह से विकास कार्य करवाए हैं, आज ही आप लोगों ने देखा कि मुझे लगता है कि शायद 300 करोड़ से भी ज्यादा लागत की योजनाएं जो हैं उनका आप लोगों के सामने उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी हमें मिले हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आज भी हमारे फतेहाबाद जिले को, बल्कि मेरी सिरसा लोकसभा को मैं तो कहूंगी कि बहुत यहां पर आज सौगात देकर जाएंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ आप लोगों ने अभी देखा कि किस तरह से चिरायु आयुष्मान भारत जो है वो केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन उसके अंदर भी अंत्योदय के माध्यम से कुछ सोचकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको चिरायु हरियाणा के नाम से जो आगे बढ़ाया है, ये केवल उनके विचार से ही संभव है। अंत्योदय में उन्होंने काम किया और इस विचार को आगे बढ़ाया। मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का चिरायु हरियाणा पूरे हरियाणा को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को भी मालूम होगा कि जय हिंद का नारा जो है वो भी हमारे नेताजी ने दिया था। आज हम कितने गर्व के साथ कहते हैं कि जय हिंद। आप पीछे पीछे बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये जय हिंद का नारा जो है ये भी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदया। तालियों की गड़गड़ाहट कम प्रतीत हो रही है। जोरदार तालियां
बजा दीजिए। माताएं बहनें केवल प्रयास कर रही हैं, भाइयों के हाथ क्यों बंधे हैं मुझे पता नहीं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आपकी इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम के आयोजक वे पंचायत वे विकास मंत्री हमारे हर दिल अजीज हमारे बड़े भाई श्री देवेंद्र सिंह बबली जी को। वो आए और हमारे बीच में अपना संबोधन प्रस्तुत करें। भारत माता की। आज मदर समारोह में और प्रगति रैली यहां हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम, हमारे पार्टी के नेता और युवा और बहुत ही विजनरी सोच रखने वाले श्री दुष्यंत चौटाला जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सरदार निशान सिंह जी, हमारे सरसा जिले से सांसद बहुत ही बुद्धिमान और सबको साथ लेकर चलने वाली श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, हमारे विधानसभा में विधायक साथी हमारे बड़े भाई श्री दूणाराम जी, हमारे रतिया से विधायक हमारे भाई लक्ष्मण नापा जी, हमारे पार्टी के फतेहाबाद से कैंडिडेट रहे हमारे बड़े भाई और एक समाज सेवी डॉक्टर वीरेंद्र सिवाज जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री बलदेव ग्रोहा जी, हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र लेगा जी, हमारे पार्टी के पूर्व में प्रधान रहे तैयब घासेड़िया जी, हमारे संघर्ष के साथी हमारे छोटे भाई गजय सिंह कमलाना जी, सीनियर डिप्टी मेयर गुड़गांव, श्री पवन खरगोदा जी चेयरमैन, श्री जान मोहम्मद जी चेयरमैन जिला परिषद, श्री हमारे पार्टी के सीनियर नेता कुलजीत कुलडिया जी, हमारे जिला परिषद की वाइस चेयरमैन श्रीमती कैलाशो देवी जी, हमारी अनिता कुंडू जी और पूरा यहां पहुंचा हुआ जिला प्रशासन, सम्मानित मंच, यहां पहुंचे मेरे मीडिया के साथी और जो मेरे अपने मेरे टोहनल का वासी मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृ शक्ति, मेरी माताएं बहनें, सबसे पहले तो मैं पूरा टोहनल का वासियों की तरफ से इस नहरों की नगरी में इस देशभक्तों की भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस प्रोग्राम में आप सब ने पूरे टोहाना हल्का के हमारे 36 बिरादरी के समाज के लोगों ने, मेरी माताओं ने, बहनों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे नौजवान भाइयों ने जो आकर हमें आशीर्वाद देने का काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम दुष्यंत जी का स्वागत किया है। मैं नतमस्तक होकर मेरे सब सोशल जो साथी हमारे जागो दिशा सही सोचने के संगठन के साथी हैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और ये हमारा सौभाग्य है कि आज पूरा हल्का और पूरे प्रदेश में से जो हमारे साथी आए हैं, आज हम इसको यहां मनाने के लिए इकट्ठा हुए। मधुर मिलन समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे टोहाना हल्के के अंदर जो यहाँ राजनीति थी, एक दबाव, डर और भय की राजनीति थी, पक्षपात की राजनीति थी, परिवारवाद की राजनीति थी और हमारे लोगों को डरा कर दबा कर रखा जाता था। एक सोशल संगठन खड़ा हुआ और एक बदलाव टोहाना के अंदर, बहुत बड़ा बदलाव मेरे हल्का वासी लेकर आए। हमारे टोहाना की यहां ताकतें तो रही, मंत्री पद भी रहे, सरकार में बड़ी हिस्सेदारियां भी रही, लेकिन जो हमारे टोहाने का हिस्सा था, कहीं ना कहीं उसके साथ छल और बल के साथ वो लोग धोखा करते रहे। आज आप, हमारी पूरी टोहाना हल्का की जनता, मेरा पूरा जिला आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठा है। बहुत सी योजनाएं और परियोजनाएं जो सरकार ने चलाई हैं, उसमें से एक बड़ा हिस्सा जब हम आपके साथ गठबंधन में सरकार चलाते हुए आपके पास में जाता था विधायक होते हुए, तो आपने कोई भी काम मैं मेरे हल्के का लेकर किया तो आपने मना नहीं किया, उसके लिए भी मैं आपका स्पेशल धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आज आप डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए। मैं तो अपने हल्के से जुड़ी बातें करना चाहता हूं। आज हमारे हल्का की जो अपेक्षा रही है, आज मैं उम्मीद करता हूं कि उन सारी जो अपेक्षाएं थी, हमारे यहाँ पहले जो राजनीतिक लोग थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ
सत्ता सुख की राजनीति और लोगों को बंटवारा करके अपना राज चलाने की राजनीति की एक राजाशाही तरीके से यहाँ राज होता था, इसको हमने सेवा में बदल दिया है। आज छत्ती बिरादरी के लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। ये टोहाना की प्रगति चाहते हैं, टोहाना हल्का की प्रगति चाहते हैं। साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध और भी करना चाहूंगा। आज करीबन 300 करोड़ के आसपास उद्घाटन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, डिप्टी सीएम द्वारा किए गए हैं, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी को बता रहा था कि हमारा जी पॉलिटिकल पहला प्रोग्राम है। हमारा तो एक सामाजिक प्रोग्राम होता था, ये सोशल प्रोग्राम जिसको कह सकते हैं, एक समागम के रूप में पूरा हल्का इकट्ठा होकर मनाता है। यहाँ कोई जात पात नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। सारे लोग इकट्ठे होते हैं और नए साल को हम खुशियां आने वाला समय हमें दे, उसके लिए एक दूसरे के लिए, पूरे प्रदेश और देश के लिए कामना करते हैं। इस सोशल प्रोग्राम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं और ये प्रगति रैली भी नाम हमने इसलिए दिया है कि आपके नेतृत्व में हमारा प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज जो गठबंधन की सरकार है, हमारे दुष्यंत जी का जो विजनरी सोच है, उसको लेकर हम आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। मैं एक बार आपसे सिर्फ हमारे जो हल्के की मांगे हैं वो आपसे मांगना चाहता हूं कि जो आपने बस स्टैंड हमारा क्लियर करवा दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। बाईपास पेंडिंग था, आपने वो क्लियर करवा दिया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने हमें सिविल हॉस्पिटल 100 बेडेड उसकी ग्रांट जारी करके उसका भी आज यहाँ पर आपने हमें पैसा भेजने का काम किया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और बहुत सी मांगे हैं, लेकिन इसके बाद भी थोड़ी सी मेरी मांग और भी मेरे हल्के के लिए है जी। हमारे यहाँ टोहाना के अंदर हमारा जो एक कॉलेज है जी, इंदिरा गांधी कॉलेज, हम उसको बाहर शिफ्ट करना चाहते हैं। उसके लिए हमें जमीन दिलवाई जाए और वो हमारा कॉलेज बनाया जाए जी। और लो लाइन एरिया हो गया है और बहुत पुरानी बिल्डिंग है, वो कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ये मेरा अनुरोध आपसे। एक हमारे रसूलपुर गांव के अंदर जो पंचायत की तरफ से हमने जमीन देने का काम किया है, आपने उसका मेडिकल कॉलेज के हमने आपसे अनुरोध किया था, क्योंकि ये हमारा गांव ऐसा गांव है जो रतिया को भी टच करता है। 7-8 किलोमीटर दूर हमारा रतिया कंस्टिट्यूंसी है और हमारा भुन्ना भी इससे 18 किलोमीटर है, जाखल 18 किलोमीटर है और टोहाना से भी ये जमीन करीबन 22-23 किलोमीटर है। तो पूरे जिले को इसका लाभ मिलेगा। ये जमीन हमारी ग्राम पंचायत ने हॉस्पिटल के लिए फ्री देने के लिए हमारी ग्राम पंचायत तैयार हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसके साथ साथ जी हमारे टोहाना के अंदर हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों ने, इनके पास कोई भी समाज के लिए जगह नहीं है, इनकी एक जगह का अनुरोध है, कोई इसका फंड जारी करके ये जगह दिलवाने का आपसे अनुरोध है पूरे समाज और मेरी तरफ से भी। एक हमारे मॉडल टाउन का जो एक पुरानी समस्या है और मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश की समस्या है ये। इसमें पहले ये मंडी टाउनशिप से कटी थी जी, इसके बाद ये नॉन डेवलपमेंट चार्ज लगा के इसका बहुत बड़ा अमाउंट बना दिया गया है। उसको रिलीफ देके मेरे व्यापारी भाइयों को एक बड़ा रिलीफ इससे मिलेगा। ये भी आप करने का, आज घोषणा करने का काम करें, मैं अनुरोध आपसे करना चाहता हूं। एक हमारी चंडीगढ़ रोड स्थित जो ज्योतिपुंज गौशाला है, वो पहले इंडस्ट्री की एरिया में करीबन 35 साल से वहां एक बड़ी गौशाला हमारा शहर के समाज सेवियों द्वारा चलाई जा रही है। वो जमीन गौशाला को देने का आप काम करें, ये भी मेरा आपसे अनुरोध है। एक हमारी गुरुद्वारा सिंह सभा कमेटी के पास उसके पीछे लगती हुई जमीन है जी, वो हमारी जो गुरुद्वारा कमेटी है उनका भी एक अनुरोध है कि वो जमीन आप हमारे गुरुद्वारा साहब को देने का काम करें। बाकी लंबी सारी की सारी जो प्रदेश की योजनाएं परियोजनाएं हैं, आपको माननीय डिप्टी सीएम और माननीय मुख्यमंत्री जी बताने का काम करेंगे। मैंने तो विधायक के नाते आज अपने हल्के की मांग कर ली, ठीक है भाई साथियों, मांगना चाहिए। हमारे प्रदेश के राजा आ रहे हैं तो बड़े हैं मांगना, तो फिर थोड़े ताली थोड़ी जोर की मार दो, जितनी जोर की मारोगे उतना ठीक सौदा मिलेगा। और जोर तो मारो, थोड़ी और जोर तो मारो। अब मैं आपका सबका, मेरे टोहनल का वासियों का नतमस्तक होकर धन्यवाद करूंगा कि आपने आकर जो मुझे आशीर्वाद दिया, हमें ताकत देने का काम किया और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया माननीय मनोहर लाल जी का, हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का। एक बार पुनः आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये रोड सर 5 हैं, मैं सॉरी कहना भूल गया, 5 हैं हमारी। सनियाना से भुन्ना, भुन्ना से जाखल, टोहाना से रतिया और टोहाना से भुन्ना, और एक छोटा टुकड़ा मेरे गांव का भी है जी 1 किलोमीटर का, सनियाना रोड से अपना यहाँ बिडाई खेड़ा का जी। इनकी और कृपा कर देना मुख्यमंत्री जी प्लीज।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार जय घोष लगा दीजिए हमारे बड़े भाई साहब के लिए। भाई देवेंद्र सिंह बबली, भाई देवेंद्र सिंह बबली। और जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माननीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का। भारत के वीर सपूत, वीर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में टोहाना के अंदर इस मधुर मिलन समारोह में आए हमारे बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, कैबिनेट में हमारे साथी, आपके सुख दुख के साथी विधायक देवेंद्र बबली जी, सांसद सुनीता डुग्गल जी, हमारे बीच में फतेहाबाद के विधायक दूडाराम जी, रतिया के विधायक नापा जी, हमारे दोनों जिला के अध्यक्ष सुरेंद्र लेगा जी, बलदेव सिंह जी, हमारे बीच में मौजूद डॉक्टर शिवाच, हमारे बीच में मौजूद चेयरमैन एससी फाइनेंस कॉरपोरेशन भाई पवन जी, तमाम मंच पर बैठे हमारे सम्मानित सदस्यगण और टोहाना के कोने कोने से आए बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, आज 2 साल बाद इस मधुर मिलन समारोह में आपके बीच में दोबारा आने का मौका मिला और खुशी हुई ये देखते हुए कि क्षेत्र कोरोना की महामारी के बाद भी कैसे प्रगति के पथ पर चला। आज 250 पौने 300 करोड़ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किए, ये दर्शाते हैं चाहे वो पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे हमारे बिल में बीच में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, सड़कें हो, हर प्रकार से हरियाणा सरकार ने टोहाना को आगे तरक्की के पथ पर ले जाने का काम किया। और एक चीज जो परसों ही बहुत लंबी मांग को हमने पूरा किया, वो आपके बस स्टैंड की जमीन खरीदने की बात थी। मुझे याद है 2 साल पहले आया था जब बबली जी आ खड़े कह रहे थे कि जी बस स्टैंड बना दो, बहुत लंबी मांग है, 15 साल से पेंडिंग है। और मैं सीएम साहब का आभार प्रकट करूंगा कि परसों जब ये मांग आई तो ये भूमि के अंदर जब हम खरीदने का काम करें तो इनने कहा कुछ हो जाए, मैंने परसों उद्घाटन करना है, इस जमीन को खरीदने का काम करो। और खुशी की बात है कि आज उसकी शिलान्यास का पत्थर रखा गया और उसका लाभ पूरे इलाके को मिलेगा। साथियों, एक चीज और जरूर बोलना चाहूंगा कि आपके गांव में बड़ा सुंदर डेवलपमेंट इस पार्क की, कम्युनिटी सेंटर की, इसकी करी गई और ये मॉडल पूरे प्रदेश में रेप्लिकेट किया जा रहा है। आज चौपाल का जमाना नहीं रहा जहां हम बात करते कि समाज की चौपाल बनाओ, बारात को रोकने के लिए सब लोग समृद्ध हो गए। मगर आज जरूरत है कि गांव के लोगों को मैरिज प्लेस ढूंढ के शादी ना करानी पड़े, ऐसी व्यवस्था गांव में बने। और हमारा प्रयास रहा है, आप गुड़गांव चले जाओ, जींद चले जाओ, आज टोहाना में आपके यहाँ इतना खूबसूरत बन रहा है। ये व्यवस्था धीरे धीरे बनेगी, मगर इसके साथ साथ आज ग्रामीण अंचल में शिक्षा का स्तर बढ़ाने की भी जरूरत है। आज आपके यहां से कोई टोहाना पढ़ने जाता है तो उसको कम से कम साइकिल पे भी आधा घंटा जाने का और आधा घंटा पढ़ाई के लिए आने का लगता है। 1 घंटा जीवन का खराब होता है। और वही शहर में बैठे हुए आदमी को व्यवस्था में सुधार है कि वो 5 मिनट में ट्यूशन पहुंच जाता है, कोचिंग के लिए पहुंच जाता है और 5 मिनट में आ जाता है। और उसके लिए हमारी सरकार ने प्रयास भी किया है और उसको
गति के साथ आगे ले जाने का भी काम कर रहे हैं कि प्रत्येक गांव लेवल पर जहां पढ़ी लिखी पंचायतें तो हमने बना दी, वहां लाइब्रेरी की व्यवस्था हम करने का काम करें, जिस व्यवस्था से गांव के बच्चे को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबें लेकर अफसर बनाने का जो सपना हमारा है, उस सपने को पूरा करें। और केवल मात्र यहां का नहीं, वो सपना हरियाणा प्रदेश की नौकरियां या केंद्र की नौकरियां तक सीमित नहीं, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की हो, उनके अंदर भी अपनी हिस्सेदारी डालने का काम करें। मैं अभी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लोगों को चिरायु योजना के बारे में बोलते सुन रहा था। हरियाणा ने वो मॉडल बनाकर दिया है। और मैं एक चीज बोलूंगा, सीएम साहब का ये सपना भी था कि हमारे यहाँ अंतिम व्यक्ति तक कैसे बेहतरीन लाभ पहुंचे। और हमने पिछले साल बीपीएल की जो सीमा 1.20 पूरे देश में है, उसको बढ़ाकर 1.80 करने का काम किया। और इनका धन्यवाद है कि इनने आयुष्मान को भी उसके साथ जोड़कर 1,80,000 तक हर गरीब आदमी के परिवार को 5 लाख तक का बेनिफिट पहुंचे व्यवस्था बनाई। और 5 लाख केवल मात्र हरियाणा ही नहीं, देश के किसी कोने में कोई बीमार हो जाए, अगर आपका वो चिरायु आयुष्मान कार्ड है तो उसका पूरा लाभ देश के किसी भी अस्पताल में हरियाणा प्रदेश का एक एक नागरिक उठा सकता है। साथियों, इसी तरह राशन कार्ड की बात थी। वो दिन मुझे भी याद है जब मैं सांसद था और लोग आते थे, जी एडीसी को फोन कर दो, पीला राशन कार्ड बना दे। आपके यहां तो सरपंच से लेकर हर प्रकार तक सिफारिश चलती थी कि आयुष्मान कार्ड बना दो, आयुष्मान ये पीला राशन कार्ड बना दो, और कापियां लेकर घूमते थे। आज क्या व्यवस्था है, अगर परिवार पहचान पत्र में किसी के परिवार की आय को आज 1,80,000 पर हम वेरीफाई कर देते हैं, तो अपने आप हरियाणा सरकार उसको पीले राशन कार्ड की बीपीएल परिवार की श्रेणी में डालकर सारी सुविधाएं देने का काम करती है। उसको 20 रुपए का फार्म भरकर किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं। आज घर बैठे उसके परिवार की अगर आय 1,80 से नीचे है तो उसको ये सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, एक चीज और आपके बीच में रखना चाहूंगा कि एक कदम हमने उठाया है, और वो कदम देश के अंदर जहां 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का है कि एक जिले के अंदर एक उत्पाद बढ़ेगा, वहां हरियाणा इकलौता राज्य है जिसने देश के अंदर एक मॉडल बनाया कि हमने 140 ब्लॉक्स, अब 142 हो गए, 142 के 42 ब्लॉक्स के अंदर 142 वस्तुओं को कैसे निखारा जाए, बढ़ाया जाए, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और मैं तो आज आप सारे हल्के के साथी आए, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार को 50 एकड़ 25 एकड़ इकट्ठी करके दो कि आपके चाहे जाखड़ ब्लॉक हो, टवाणा ब्लॉक हो, 2 उत्पाद की पहली इंडस्ट्री कोई फतेहाबाद जिले में लगे तो आपके इस इलाके में हम लगाने का काम करें। आज बड़ी वस्तुएं बनाने के लिए मारुति टाटा बिरला को लाने की जरूरत नहीं, दिन प्रतिदिन गांव से चीजें उठ के शहरों की ओर जा रही है। मैं तो एक दिन उस पे देख रहा था अमेजोन पे, और अमेजोन पे लिखा हुआ था 140 रुपए में क्या चीज बेच रहे हैं, 100 गोसे। औरतों ने ये उत्पाद भी शुरू कर दिया, मगर वो एक स्टार्टअप है कि गांव के उत्पाद को कैसे मार्केट मिली, ये डिजिटलाइजेशन का फायदा। और पद्मा का भी ये सपना है कि हम कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन पैकेजिंग सेंटर सरकार की तरफ से बना के, और आपका तो डी ब्लॉक में आता है, 85% तक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हरियाणा सरकार देगी, जो वहां पर खड़े होने के लिए प्लग एंड प्ले के अंदर इंडस्ट्री आएगी, और इंडस्ट्री को एक सुनहरा अवसर देगी कि टवाणा से, जाखड़ ब्लॉक से उठ के वस्तुएं और दिल्ली, मुंबई नहीं, विदेशों तक इन बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से हम भिजवाने का काम कर पाए। एक चीज और, जहां पहले हमारी फर्दों के लिए हमें जगह जगह घूमना पड़ता था, नकल लेना पड़ता था, 1.5 महीना पहले हमने केंद्र सरकार से एक सॉफ्टवेयर लिया, और आज उस सॉफ्टवेयर का यह फायदा है कि अगर कोई अपनी फर्द हरियाणा के किसी भी जिले की निकालना चाहता है तो जमाबंदी की जो हमारी वेबसाइट है उस पर जाए, और उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपको किसी के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं। आज तो यह हालत है कि हमारे पटवारी भी ओवरबर्डन्ड है, उनको ढूंढना पड़ता है कि कौन से गांव में है, क्योंकि उनके हल्के बड़े हो गए।
आज उस व्यवस्था को डिजिटलाइज कर दिया गया कि आप ऑनलाइन जाकर डाउनलोड करोगे तो उसको क्यूआर कोड के साथ, डिजिटल साइन के साथ हमने वेरीफाई करने का काम किया और बैंक तक उसको वेरीफाई कर सरकारी अफसर तक उसको वेरीफाई कर उसको डिजिटली पकड़ने का काम करेंगे। साथियों, इसी प्रकार से एक चीज अभी नापा जी भी कह रहे थे जब बबली जी बोल रहे थे मारी रतिया टोहाना रोड, मैं तो सीएम साहब को कहूंगा हाउस में तो हमने कह दिया था आज इसको अनाउंस कर जाओ, चाहे इसमें 50 लगे, चाहे 60 लगे, चाहे 70 करोड़ लगे, इस सड़क का निर्माण भी हमें जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं दो विधायक हमारे इसके अंदर सहमत भी है और मुझे लगता है कि इस पूरे जंक्शन की कनेक्टिविटी को और बेहतर भी बनाएंगे। मगर मैं एक चीज आपकी संज्ञान में लाने का काम करूंगा कि केंद्र सरकार की जो कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी हेड करते हैं, उनने हमारा एक नया एक्सप्रेसवे को मंजूरी देने का काम किया जो सिरसा के डवाड़ी के चौटाला से शुरू होगा और पानीपत या समालखा के बीच में जाकर खत्म होगा। वो भी जाएगा तो आप तीनों विधायकों के हलके के बीच में से जाएगा, रतिया से घुसेगा, भूना छूता हुआ और आपके उकलाना होता हुआ और आगे पानीपत की तरफ जाएगा। तो आने वाले समय में आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ हमारे इस क्षेत्र के अंदर भी और बेहतर तरीके से होगी। और मैं तो अंत में इतना बोलूंगा कि साथियों, 2 साल पहले आपने यहां जब मैं आया, जब कहा कि विकास कराओ, हमें ताकत दो, ताकत तो सरकार ने दे दी, मंत्री भी बना दिया, विकास भी करा दिया, मगर आपकी जिम्मेवारी भी और बढ़ती, जिम्मेवारी कम नहीं होती और उस जिम्मेवारी को समझदारी के साथ निभाने का काम आपने करना है। और मैं तो उम्मीद अपेक्षा करता हूं कि टोहाना की जनता ने जैसे पहले मजबूती दिखाने का काम किया, आने वाले भविष्य के अंदर भी इसी मजबूती और इसी ताकत के साथ हमें मजबूत करने का काम करें। मैं तो आप सब आए, आपने आने पर जो प्यार सम्मान देने का काम किया उसके लिए आपका आभार, अभिनंदन करता हूं। और एक ही विनती सीएम साहब से भी करूंगा कि आज आप आए हो, इनने मांगे तो खूब रखी है, मगर एक चीज जरूर आज मांगों के साथ ये बताकर टोहाना को जाना कि जो विकास हमने कराया है आने वाले समय में इसको और बेहतर तरीके से इनने संभाल के रखना है। हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे कौन लेकर जाए, ये जिम्मेवारी मुझे लगता है हमारी नागरिकों के तौर पर ज्यादा है। आज ये कम्युनिटी सेंटर बन जाएगा, सरकार के 2-2.5 करोड़ रुपए इस पे लग जाएंगे, मगर इसके बाद इसकी मेंटेनेंस अगर नहीं कराई तो फिर इतने बड़े सफेद हाथी को बनाने का भी कोई काम नहीं करना। आज सड़कें तो हम बना देंगे, पर उन सड़कों का उपयोग ना हो तो उसका डेवलपमेंट से कोई वास्ता नहीं होता। आज स्कूल तो हमने बना दिए, मगर सरकारी स्कूलों में हम अपने बच्चों को नहीं डालते, हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तरफ ले जाकर उन स्कूलों को बंद होने की कगार पर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये विनती आप सबसे भी करता हूं कि सरकार की ओर से जो प्यार, जो आपके यहाँ डेवलपमेंट करी जा रही है, उसको और बेहतर तरीके से ले जाने की जिम्मेवारी अगर किसी की साथियों है तो आप सबकी है। मैं तो पूर्ण सभी साथियों का जो मंच पर बैठे हैं, मैं 2-4 साथियों के नाम भूल गया, कुलजीत कुलडिया जी हमारे राष्ट्रीय सचिव भी बैठे हैं, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों संगठनों ने जिस तरह मिलकर काम किया है और इस 3.25 साल के अंदर प्रदेश को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाने का काम किया है, एक विजन दिया है, जिस विजन के अंदर चाहे वो जहाज को हिसार से ले जाकर दुनिया के अलग अलग कोनों से जोड़ने की बात हो, चाहे ग्लोबल सिटी के माध्यम से देश के प्रत्येक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर को ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर को गुड़गांव की धरा पर हम लाने का काम कर रहे हैं, चाहे प्रदेश के अंदर हमारी कुरुक्षेत्र की धरा को, इस पावन धरा को ऐतिहासिक बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 2.5 साल भी इसी तरह प्रदेश को कैसे आगे ले जाने के विजन के साथ हम बढ़ रहे हैं। प्रदेश आज देश के मध्यम साइज राज्यों में प्राथमिक तौर पर गिना जाता है, पर मैं ये विश्वास दिला देता हूं जो हमारी सरकार का विजन है, जो हमारा विजन है, हम आने वाले भविष्य के अंदर हरियाणा प्रदेश को सभी राज्यों में पहले नंबर पर लाकर प्रगति के पथ पर चलाने का काम करेंगे। आप सब आए, आपने नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस की आज जयंती पर जो इकट्ठा होकर देशभक्ति की प्रेरणा देने का काम किया, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद।
देख लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें आप डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का। तालियों की गड़गड़ाहट यहां तक पहुंचनी चाहिए। और बीच के गलियारे में जो मेरे भाई खड़े हैं वो कृपया, जो कुर्सियां यहां पड़ी हैं, प्लीज बैठने का प्रयास करें आप, क्योंकि जिनका इंतजार हम सुबह से कर रहे थे अब वो घड़ी आ गई है कि आपकी जोरदार तालियों की करतल ध्वनि में हम उनको आमंत्रित करें। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिए। और मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो आए और अपना संबोधन टोहाना विधानसभा के नगरवासियों को जरूर दें। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। जोरदार तालियां। मित्रों, आज का दिन एक बहुत विशेष दिन, और इस दिन आपके जोशो खरोश को देखना है, सुनना है, नापना है। कितना जोश आप में है। भारत माता की। भाई ये आवाज तो टोहाना कस्बे तक भी नहीं गई। हम तो चंडीगढ़ की और दिल्ली की बात करते हैं। भारत माता की। पीछे वाले कोने में या तो मेरी आवाज नहीं सुन रही या फिर वो लापरवाह होकर बैठे हैं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिनकी याद आते ही उनके विचारों के बारे में जैसा हम सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के दिन पर आज के इस मिलन समारोह के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरे साथी, हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, हमारे जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री निशान सिंह जी, और आज के इस सभा के संयोजक, मिलन समारोह जिनके आयोजना से कई वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। सरकार में मेरे साथ ग्रामीण विकास मंत्री, यहां के विधायक भाई श्री देवेंद्र बबली जी, हमारी इसी क्षेत्र की सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, और इस जिले से दोनों अन्य हमारे विधायक, फतेहाबाद से श्री दुड़ाराम जी, रतिया से श्री लक्ष्मण नापा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री बलदेव ग्रोहा जी, जिला अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी श्री सुरेंद्र लेगा जी। नाम मेरे पास बहुत लंबी सूची है। उपस्थित मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभा में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, कलाकार एवं पत्रकार, छायाकार बंधुओं, आज का ये दिन जैसा बताया मिलन समारोह, एक बहुत ही सुंदर ये नाम दिया गया है। और विशेष तौर पर इसको शायद पहली बार 23 जनवरी का जो दिन इसके लिए तय किया, इससे पहले 1 जनवरी को होता था। एक पंथ दो काज। नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में जैसा मैंने बताया, देश की आजादी में बहुत महापुरुषों का योगदान रहा है। कोई नरम दल से, कोई गरम दल से, क्योंकि अंग्रेजों को भगाने के लिए
सबकी बहुत बड़ी जरूरत थी। अंग्रेज अपने आप में कहा करते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य में सूरज कभी छुपेगा नहीं, अर्थात दुनिया के ऐसे कई देशों में उनका राज हो गया था कि सूरज पूर्व में निकलेगा तब भी किसी ब्रिटिश साम्राज्य में चमकेगा, दोपहर को भी चमकेगा, शाम को भी चमकेगा, अर्थात जहां शाम को चमकेगा वहां दिन होता है, जहां आज रात है फिर उस समय में जब चमकेगा उस समय दिन होता है, पृथ्वी गोल है। तो इस नाते से कहीं ना कहीं सूर्य अंग्रेजी साम्राज्य में चमकता था। लेकिन उस अंग्रेजी साम्राज्य को भारत से उखाड़ने के लिए चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे महात्मा गांधी हो, उससे पहले कितने नाम लिए जा सकते हैं। लोकमान्य तिलक का नाम ले सकते हैं, लाला लाजपत राय का नाम ले सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम ले सकते हैं। अलग अलग तरीकों से सबने अपने काम किए। तो मैं तो यही कहूंगा कि नेताजी ने जब आईएनए के नाम से जब आर्मी बनाई थी, उस समय हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान था। उसमें हजारों की संख्या में नेताजी की सेना में यहां लोग थे, भर्ती हुए थे। ये ठीक बात है कि आज अधिकांश स्वर्गवासी हो गए हैं, क्योंकि 1942 में ये आर्मी बनाई गई थी। आज ठीक उसके 81 साल हो गए हैं। अगर उस समय 20 साल का भी वो भर्ती हुआ होगा तो आज उसकी आयु 101 साल की होगी। कुछ बंधु आज हरियाणा में हैं, जीवित हैं, मैं उनको भी सम्मान करना चाहता हूं। सामान्यतः 26 जनवरी पर ऐसे सब बंधुओं को हम सम्मानित भी करते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो योगदान रहा देश की आजादी में, अविस्मरणीय। बंधुओं, ये ठीक है कि आजादी उनके सबके प्रयत्नों से हमें मिली 1947 में, लेकिन 47 में ही एक विचार कुछ महापुरुषों के दिमाग में यह भी आने लगा कि इस आजादी को बरकरार रखना ये आजाद भारत के नागरिकों का काम है। आजादी मिलने के बाद भी बहुत देश आगे बढ़ जाते हैं और बहुत उनकी हालत खराब भी हो जाती है। लेकिन इस देश के जितने भी पुरोधा आजादी के बाद के भी हैं, उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाया है और आज चीजें अपने हाथ में है। तो मैं कहा करता हूं कि उस समय देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, लेकिन आज देश के लिए जीने की आवश्यकता, मित्रों, जीने की आवश्यकता। तो उस नाते से आज हमारे जिम्मे भी पिछले कई वर्षों से इस प्रदेश की बागडोर संभालने का मौका मिला है। हमने भरपूर वो काम जो पीछे सरकारें नहीं कर पाई थी, जो अधूरे छोड़े थे, उन सब कामों को हमने हल करने की कोशिश की है। चाहे वो विकास के काम हो, चाहे वो सामाजिक जीवन के स्तर को ऊंचा करने की बात हो, चाहे लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे इस प्रदेश के लोगों को प्रदेश के प्रति सोचने का जो एक गौरव उत्पन्न होना चाहिए कि मेरा हरियाणा गौरवशाली हरियाणा, मेरे मन में हरियाणा वासी होने का भाव ये जागृत हो। तो आपको याद होगा हमने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का अर्थ यही था कि हम सब हरियाणवी बन के सोचें, अपने प्रदेश के साथ जुड़ करके रहें। तो हमने कितने उसमें काम किए। अब जैसा विचार आया पंचायती राज का, पंचायती राज व्यवस्थाएं पहले भी थी, लेकिन हमने आने के बाद कई परिवर्तन किए उसमें, और बड़ा परिवर्तन उसमें आपको ध्यान में है, ये पंचायतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए। एक नियम कानून बनाया, उस कानून को लोगों ने चैलेंज किया, विपक्षी लोगों ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। आखिर वो हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 45 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा का ये कानून बेहतर है, न केवल हरियाणा बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी इसको लागू करना चाहिए। आखिर सरपंच, पंच, जिला परिषद, पंचायत समिति या नगर पालिका, नगर परिषद, उनमें पढ़े लिखे लोग होंगे तो विचार कर सकेंगे अपने समाज के बारे में, अपनी जनता के बारे में, वहां के विकास के बारे में। वरना पहले के समय में अधिकारी ने, कर्मचारी ने कोई गड़बड़ कर दी और लगवा लिया अंगूठा मारा, और जब बाद में उसके केस बनते फिरे, कहीं विजिलेंस की जांच हो गई, कहीं पुलिस की जांच हो गई, विभाग की जांच हो गई, और हमारा जनप्रतिनिधि कहता था मुझे तो पता ही नहीं जी, मैं तो पढ़ता जानता नहीं। इन्होंने कहा मैंने अंगूठा लगा दिया, अब मुझे क्या पता इसमें क्या लिखा।
सैकड़ों हजारों हमारे जनप्रतिनिधि इस चक्कर में फंसे रहे। आज कोई नहीं फंसता है, आज सबको पता है। तो इस नाते से वो सारे काम हमने किए और उसमें भी हमारी पंचायतें किस प्रकार से अपना काम अपने आप करें, क्योंकि एक पंचायती राज का थर्ड टियर सिस्टम जिसको कहते हैं, एक तीसरी प्रकार की सरकार है। पहली सेंट्रल की केंद्र सरकार, दूसरी प्रदेश की सरकार और तीसरी हमारी जो स्थानीय निकाय की सरकारें हैं, पंचायतें, जिला परिषद, पंचायत समितियां, ये फुल फ्लेज्ड अपने आप में एक प्रकार से पूरी अधिकार रखने वाली सरकार। पिछली सरकारों ने अधिकार नहीं दिए इन पंचायतों को। हमने आने के बाद सरकारों को पंचायतें दी, सरकार पंचायतों को अधिकार दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई और कहा कि आपके अधिकार सुरक्षित, जो पैसा आपका है वो आपके पास जाएगा, जैसा चाहो खर्च करो, जैसा चाहो खर्च करो। और उसमें निश्चित किसी को 20 लाख छोटा गांव है, बड़ा लाख गांव है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, बड़े बड़े गांव भी हैं 30-30, 40-40 हजार की आबादी के हैं। 30-40 हजार की अगर आबादी होगी उसको 7-8 करोड़ रुपया भी मिलता है। तो ये गांव अपने आप अपना प्रस्ताव पारित करें और अपने काम अपने आप कराएं। क्या कराना क्या नहीं कराना ये कराएं। पारदर्शिता लाने के लिए एक डिमांड थी सब तरफ से, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से निर्देश था कि केंद्र सरकार पैसा तभी भेजेगी जब पारदर्शी तरीके से काम होगा, ये आने वाली शिकायतें नहीं आनी चाहिए। तो हमने उसमें पारदर्शिता का पैमाना लागू किया। आज खुश है जनता, सब खुश है, क्योंकि हमने सारे अधिकार दिए। अब आपकी फाइल कोई दिल्ली की तरफ मुंह नहीं करेगी, ना डायरेक्टर के पास जाएगी, ना सेक्रेटरी के पास जाएगी। आपके यहीं के चाहे सरपंच है, चाहे ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, चाहे जिला परिषद का चेयरमैन है, प्रस्ताव पारित करने के बाद वो अपने आप उसका प्रपोजल बनाएंगे और फिर जो यहाँ के चाहे वो जेई है, चाहे वो एक्शन है, चाहे एसडीओ है, चाहे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, बड़े से बड़ा काम 2-2.5 करोड़ से भी ऊपर होगा तब जाकर के चीफ इंजीनियर उसको हाथ लगाएगा, वरना नहीं लगाएगा। आप ही ने पैसा देना है, काम को जांच लो, ठीक है तो दो, नहीं है तो काम करने वाले को पकड़ लो कि भैया ये काम ठीक नहीं है। और आपके सहयोग के लिए, सरपंचों के सहयोग के लिए हमने ये भी कहा है कि गांव के कुछ और बुजुर्ग लोग, कुछ रिटायर्ड लोग, रिटायर्ड अध्यापक है, कोई इंजीनियर है, कोई एक्स सर्विसमैन है, उनका सहयोग ले लो ताकि वो सब मिल करके गांव की, जैसा कहा हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने, कि हम काम कर देते हैं, काम करने के बाद उसकी संभाल करने का काम ये सब आपका है मित्रों। हम बस 6200 गांव हैं, 2000 वार्ड हैं, ऐसे 8000 इकाइयां चंडीगढ़ बैठ करके हम उनको नहीं देख सकते। पैसा दे सकते हैं, लेकिन 8000 इकाइयों में काम ठीक हो, चाहे गली नाली का हो और चाहे बड़े से बड़ा कोई भवन खड़ा करना हो, कोई सड़क बनानी हो, सब काम आपके हवाले हैं। आप जैसा करेंगे वैसा हम करेंगे। हमने गांव में आपकी सरकार को चलाने के लिए ग्राम सचिवालय दिया। हर गांव में ग्राम सचिवालय होना चाहिए। वहां आपकी सरकार बैठे, पटवारी बैठे, ग्राम सचिव बैठे, सरपंच बैठे और वहीं पर कोई ना कोई एक, ये जो हमने अटल सेवा केंद्र CSC केंद्र बनाए हैं कंप्यूटर लेके, वो भी वहीं बैठे। कोई शिकायत केंद्र होना तो वहीं आ जाए, सरकार का अधिकारी कोई कर्मचारी जाए तो वहीं जाए। ये आपका जैसे दिल्ली, जैसे चंडीगढ़ में सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में है, ऐसे जिलों में भी जिला सचिवालय हैं, ऐसे गांव में भी गांव का सचिवालय, सेक्रेटरिएट। इस सेक्रेटरिएट को भी हमने आबाद करना है। एक सरकार जैसे फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट ये चलनी चाहिए, ऐसा हम प्रबंध कर रहे हैं। इसमें धीरे धीरे कुछ और भी आगे बढ़ना होगा, अधिकार बढ़ाने होंगे, पैसा बढ़ाना होगा। जैसी डिमांड आएगी वैसा वैसा बढ़ाते रहेंगे। कोई कमी पैसे के नहीं है हरियाणा सरकार के पास। 1,77,000 करोड़ का बजट था पिछली बार, अब इस बार हो सकता और बढ़े, बढ़ता ही हर साल बढ़ता है। संयोग से मेरे पास वित्त मंत्री का भी दायित्व है, इसलिए उस नाते से हम आगे बढ़ते हैं। हमने गांव के सरपंचों को शराब के ठेके होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए ये अधिकार भी दे दिए कि आप गांव के लोग ग्राम सभा में 10% लोग लिख करके दे दें कि हमारे यहाँ ठेका नहीं चाहिए, नहीं होगा। और भाई नहीं लिख के दोगे तो फिर करना ही है, फिर तुमको खोलना ही होगा। क्योंकि ऐसा है कि अगर मान लो नहीं आप लोग चाहेंगे, मानो नहीं लिख के देना चाहेंगे, तो फिर जो पीने वाले हैं उनको तो भाई कहीं ना कहीं से पीनी है और गलत शरत पिएंगे, फिर मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो इसलिए उस सिस्टम को हम चाहते हैं कि उसको संतुलन बना के रखो, गांव के लोग एका कर लें कि हम अपने यहां नशाखोरी को दूर करेंगे,
आज शराबी नहीं तो नशीले पदार्थों के और कई प्रकार के प्रचलन हो गए हैं शुरू, दवाइयां शुरू हो गई हैं, ड्रग्स। हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। और खास करके मैं इस बेल्ट की चर्चा करना चाहूंगा, सिरसा से लेकर अंबाला तक पंजाब के साथ लगती हुई बेल्ट, जिसमें आपका टोहाना जाखल ये भी आता है, रतिया भी आता है। हम लोग इसमें सावधान हो, गांव के अंदर एक एकता दिखाएं कि हमारे यहाँ गांव के अंदर ऐसे को काम करने वाले, उसको हमने कैसे रोकना है, इसका हम करें। हमारी आमदन बढ़ाने के लिए पहले स्टाम्प ड्यूटी नहीं होती थी, यानी गांव का हिस्सा नहीं होता था। हमने गांव के पंचायत के लिए भी 2% का हिस्सा ये स्टाम्प ड्यूटी को देना शुरू कर दिया, और सीधा आएगा जिस गांव में कोई भी रजिस्ट्री होगी किसी भी चीज की, उसका 2% पैसा गांव की पंचायत को आएगा, ताकि वहां के विकास को और हम आगे बढ़ा सके। मित्रों, इसी प्रकार से हमने सोचते हुए इस बार, क्योंकि 1 क्वार्टर बाकी बचा है मार्च तक, साल भर में हम लगभग 4000 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को देते हैं, लेकिन अभी 3 महीने के लिए 1100 करोड़ रुपया रिलीज हो गया है, हर पंचायत के खाते में पहुंच गया है। वहां बैठ करके हम प्रस्ताव पारित करें और इसको आगे बढ़ाएं, और इसमें जितना सहयोग और जितना आगे बढ़ करके ऊर्जा से हमारे देवेंद्र बबली जी कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विकास का काम ये भरपूर कर रहे हैं। कहीं पीछे नहीं रहने देंगे। आप आगे 1 कदम बढ़िए, हम 2 बढ़ेंगे, आप 2 कदम बढ़िए, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। हमने विकास के साथ साथ गांव का विकास हो, सड़कों का हो, स्कूलों का हो, अस्पताल बनाने हो, नेशनल हाईवे बनाने हो, नहरें बनानी है, जितने भी काम किए हैं, बहुत की चर्चा यहां हुई है, लंबी लिस्ट है, पढ़ने लगूंगा तो फिर क्योंकि समय पहले ही ज्यादा हो गया है, सब अपना अब पीछे पंडाल में मुझे लगता है काफी भीड़ भी हो गई, आप भी जाना चाहेंगे, खाने पीने का भी रास्ता खोल दिया। तो कुल मिलाकर के मुझे तो अपनी इतनी बात कहनी है कि विकास के साथ साथ जनजीवन कैसे सुखी हो, उनका जीना कैसे सुलभ बने। नहीं तो आजकल, पहले हमने देखा कि जब सरकार में हम आए थे, वो बात है 2014 की, कि लोग 4था फ्लोर भरा रहता था, शिकायतें लेके लोग पहुंचते थे, ट्रांसफर की एप्लीकेशन लेके पहुंचते थे। हमने कहा नहीं, आप अपने घर बैठे अपनी बात कहो। सीएम विंडो हमने बनाई, ट्रांसफर के लिए कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, साल में 1 बार हमको बता देंगे, आपकी सीनियोरिटी के हिसाब से ये स्थान आपको मिलेगा, आप 1, 2, 25, 50, 100 कितने ही स्थान भर के दे दो सरकारी कर्मचारी, और उसमें बटन दबाने के बाद एक साथ सबकी ट्रांसफर जो एलिजिबल हो जाएगा। अभी हमारे निशान सिंह जी कह रहे थे कि जो बेटियां हैं जिनकी शादी होती है तो शुरू में 2-5 साल छोटे बच्चे होते हैं, वो दूर जाना पड़ता है उनको। हमने कहा पहले हमने 10 साल की सीनियोरिटी दी है, इस बार की जो पॉलिसी बनाएंगे इनको और ज्यादा सीनियोरिटी देंगे, ताकि पुरुषों के मुकाबले में या बड़ी अधेड़ आयु के जो महिलाएं उससे भी ज्यादा इनको सुविधा मिल जाए, ताकि ये घर के नजदीक जहां ये चाहती हैं, ससुराल के घर के नजदीक उनको नौकरी मिले। तो ये भी हम सुविधा अगले साल हम ये कर देंगे। विकास के नाते जहां तक बात है, पहले केवल नेताओं के माध्यम से हम अपनी बात को आगे भेजते थे, अब हमने उस रास्ता खोल दिया है। हमारे नेता थोड़े से मंच पर बैठे हैं, भले मेरे से नाराज हो जाते हैं कभी कभी, आप सारी चीज जनता को दे रहे हो, हमारी क्या वैल्यू रहेगी। हमने कहा जनता को देंगे तब हमारी वैल्यू है, ऐसा नहीं है। काम बहुत हमारे पास करने के लिए, कामों की कमी नहीं है। हमने जनता को कहा कि आपने अपने गांव में कोई विकास का काम कराना है तो कंप्यूटर खुलवाओ, खुद खोलो ठीक, नहीं तो किसी से भी खुलवा लो। ग्राम दर्शन नाम का एक पोर्टल है, उसमें अपने गांव की मांग